हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। तो आज है 10 अक्टूबर और आज हम लोग 10 अक्टूबर से बनने वाले सभी करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और साथ ही में कुछ जीके के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या मोस्टली पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है। कपास आप लोग सभी जानते हैं जिसे रुई कहा जाता है। तो 7 अक्टूबर को जो है विश्व कपास दिवस मनाया जाता है। कपास की खेती से रिलेटेड जो है जागरूकता के लिए या फिर जो है उसके बारे में जो बताने के लिए। और कपास आप लोग जानते हैं हमारे जो राजनीति है उसमें मेन रोल जो रहा है। पहले के जो किसान है जो कपास की खेतियां करते थे उसके लिए कई आंदोलन भी चले, तो इसलिए 7 अक्टूबर को जो है ये विश्व कपास दिवस मनाया जाता है। तो देखो कैसे रिलेट करोगे, कपास और 7 है ना, सेम वर्ड साउंड आ रही है। अगर अदर ऑप्शन डिस्कस करें तो 2 अक्टूबर को आप लोग सभी जानते हैं जो गांधी जी है उनकी जयंती मनाई जाती है। प्लस जो है ये लाल बहादुर शास्त्री जी इनकी जयंती मनाई जाती है। प्लस जो है अहिंसा दिवस, क्योंकि गांधी जी अहिंसावादी थे तो इसलिए अहिंसा दिवस भी 2 अक्टूबर को कहा जाता है। 4 अक्टूबर तो विश्व पशु कल्याण दिवस, यानी कि पशुओं के प्रति जो जानवर होते हैं उनके लिए प्रति जो है हमें जागरूक करने के लिए विश्व पशु कल्याण दिवस जो है 4 अक्टूबर को भी हाल ही में मनाया गया। 5 अक्टूबर तो 5 अक्टूबर को जो वर्ल्ड टीचर्स डे होता है वो मनाया जाता है। आप लोग सब जानते हैं जो 5 सितंबर होता है उसमें तो इंडिया में यानी कि राष्ट्रीय टीचर्स डे मनाया जाता है। जो विश्व जो वर्ल्ड टीचर्स डे मनाया जाता है वो 5 अक्टूबर को, और हमारे भारत का जो मनाया जाता है वो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है G20 समूह के संसद के पीठासीन अध्यक्ष का 8वां शिखर सम्मेलन हाल ही में कहां आयोजित किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जकार्ता। आप लोग सभी जानते हैं G20 एक जो है सदस्य है जिसमें जो है 20 सदस्य होते हैं, इंडिया भी इसका जो है सदस्य है। तो G20 के जितने भी सम्मेलन होते हैं आप लोगों ने सुना ही होगा ये इंडोनेशिया में आयोजित किए जाते हैं, है ना। तो इस साल के जो जितने भी है ये इंडोनेशिया में किए जा रहे हैं। अभी जो अध्यक्षों का सम्मेलन हुआ था वो तो हुआ था बाली में, इंडोनेशिया की राजधानी ये इंडोनेशिया के बाली में हुआ था। लेकिन अभी जो इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, यहाँ पर क्या हुआ, अध्यक्ष का 8वां जो है शिखर सम्मेलन हुआ संसद के पीठासीन। यहाँ पे संसद के अध्यक्ष मतलब है जो गए थे उनके सम्मेलन की बात हो रही है, ठीक है। जो सिर्फ अध्यक्ष का सम्मेलन हुआ वो तो आपको हो गए इंडोनेशिया के बाली में हुआ, लेकिन अब यहाँ क्या है संसद के पीठासीन अध्यक्ष। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये जो हुआ इंडोनेशिया में हुआ लेकिन इसकी राजधानी जकार्ता में। और जकार्ता से आप ये रिलेट कर सकते हो कि इसकी जो ये राजधानी है जकार्ता ये जो है डूबने की कगार पर है और अब जो है इसकी नई राजधानी बनेगी नुनस्तारा। तो ये देखो इंडियन कम्युनिटी इंडोनेशिया वार्मी बैंकर्स। और ये जो हमारे संसद से रिलेटेड है तो संसद में हमारे लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला जी है। तो यही जो है इस हमारे भारत की तरफ से जो है पार्टिसिपेट करने गए थे और ये 7 अक्टूबर को हुआ सम्मेलन। ये ओम बिरला जी है जो इस जो है सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने के लिए भारत की तरफ से गए। और बात आई है इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता जो अब डूबने की कगार पर है समुद्र में, इसलिए इसने नुनस्तारा एक न्यू राजधानी बनाई है। और बाली में जो है सिर्फ अध्यक्षों का सम्मेलन हुआ था। इंडोनेशिया के जो प्रधानमंत्री है ये कौन है, तो ये है जोको विडोडो। कौन, जोको विडोडो इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री हैं। और आप ये रिलेट कर सकते हो इंडोनेशिया के साथ हमारी कुछ एक्सरसाइज होती है, जैसे आपने सुना होगा जो समुद्र शक्ति और गरुड़ शक्ति जो एक्सरसाइज है हमारी, ये हमारी किसके साथ संपन्न होती है, तो ये इंडोनेशिया के साथ भारत की एक्सरसाइज है समुद्र और गरुड़ शक्ति। और न्यूयॉर्क एक अमेरिका का देश आप लोग जानते हैं। यहाँ पर क्या हुआ इस शहर में, तो इसमें अभी हाल ही में जो है पोलियो इमरजेंसी लागू की गई थी। क्यों लगाई गई थी, तो देखो पहले तो अमेरिका को पोलियो वायरस मुक्त घोषित कर दिया गया था, लेकिन अभी हाल ही में न्यूयॉर्क में दोबारा से है जो लोगों में पोलियो वायरस ज्यादा मात्रा में देखा गया, जिसके चलते यहाँ पर इमरजेंसी लगा दी गई थी। और अभी जो हाल ही में 77वीं महासभा आप लोग जानते हैं यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, आप लोगों ने सुना ही होगा यूएनओ का नाम। तो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की महासभा का 77वां जो सम्मेलन हुआ वो भी न्यूयॉर्क में हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोग याद रखिएगा, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है
विश्व बैंक ने हाल ही में भारत की जो विकास दर है 2022-23 के लिए ये कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6.5%। तो ये वर्ल्ड बैंक जो है इसने भी हमारी जो जीडीपी है यानी कि जो ग्रोथ रेट आप कहते हैं, इसने जो है हमारे जो है रेट घटा दिया है और अब इसने अनुमान लगा दिया है 6.5 रहने का। और पहले क्या लगाया था इसने 7.5। तो देखो सीधा जो है 10 का डिफरेंस आ गया, तो इसलिए इसने जो है भी घटा दी है विकास दर ग्रोथ रेट। बात आई है अगर वर्ल्ड बैंक की, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई थी 1935 में। एक सेकेंड। तो वर्ल्ड बैंक से जो है वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब की गई? तो ये 1945 में की गई। वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई 1945 में। इसका संचालन कब शुरू हुआ? तो ये 1946 में किया गया था। वर्ल्ड बैंक के जो अध्यक्ष है ये कौन है? तो ये डेविड कमाल पासा है। कौन है? डेविड कमाल पासा। और अंशुला कांत, आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, अंशुला कांत, ये जो है वर्ल्ड बैंक की सीईओ है। अंशुला कांत वर्ल्ड बैंक की सीईओ है। अध्यक्ष कौन है? डेविड कमाल पासा। तो इसने ही जो है भी भारत की जो दर है वो 6.5% रहने का अनुमान लगाया है। और अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करें तो अभी जो एक और संस्था थी, आप लोगों ने सुना होगा एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक जिसे कहते हैं, जिसकी स्थापना 1967 में की गई। जो आसियान सदस्य होते हैं ना, आसियान भी एक जो है संगठन है जिसमें 10 सदस्य होते हैं, जिसका गठन 1967 में हुआ। तो उन्हीं का ये एशियन डेवलपमेंट बैंक है। इसने अभी जो भारत की जो ग्रोथ रेट बताई थी 22-23 के लिए वो 7.0 बताई थी। ठीक है, कैसे रिलेट करोगे? देखो एडीबी ने बताई जीडीपी कितनी? 7.0। एडीबी और जीडीपी दोनों ही बीच में डी है, सिमिलर साउंड्स है, ऐसे रिलेट कर सकते हो। तो बताइए 7.0। अदर ऑप्शंस की बात करें तो इस वक्त जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि जो भारत का केंद्रीय बैंक है, आप लोग सब जानते हैं, जिसकी स्थापना 1935 में हुई, इसकी जो अभी रेपो रेट चल रही है दर, किसकी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रेपो रेट जो चल रही है वो 5.90% अब इसने बढ़ा दी गई है महंगाई को कम करने के लिए। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? आप लोग जानते ही हैं, जो लोग मेरी डेली वीडियोस देख रहे हैं, मैं नोबेल पुरस्कार जैसे जैसे मिलते जा रहे हैं उसके बारे में आपको रोज एक नोबेल पुरस्कार में बता रही हूँ। तो अब जो साहित्य में जो नोबेल पुरस्कार मिला ये एनी एलेक्सी को मिला। एनी एलेक्सी ये कौन है? तो ये फ्रांस की एक लेखिका है। ठीक है, एनी एलेक्सी, ये देख सकते हो आप। तो ये जो है लिटरेचर का यानी कि साहित्य का इन्हें दे दिया गया है। और ये कहाँ की रहने वाली है? तो ये फ्रांस की रहने वाली है, एक लेखिका है। तो इन्हीं को जो है अभी साहित्य में नोबेल का पुरस्कार दे दिया गया है। अदर ऑप्शन अगर डिस्कस करें तो स्वांतो पैम्बो, अभी हाल ही में जो मेडिकल यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में जो दिया जाता है नोबेल पुरस्कार वो इनको मिला। और एंजेला मार्केल, तो इनको जो है अभी हाल ही में आप लोग जानते हैं शरणार्थियों के लिए अच्छा काम करने के लिए जो है इनको भी जो है सम्मानित किया गया अभी। और यूनेस्को जो विश्व के अच्छे अच्छे स्थल होते हैं उनको जो है विश्व धरोहर स्थल में अपनी लिस्ट में शामिल करता है, उनके लिए भी एंजेला मार्केल को जो है यूनेस्को शांति यानी कि पीस अवार्ड, यूनेस्को पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और एंजेला मार्केल कौन है? तो ये जर्मनी की पूर्व चांसलर रह चुकी हैं। गीतांजलि श्री, तो गीतांजलि श्री जो है इनको अभी हाल ही में बुकर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। किसके लिए? इनकी एक रचना है टॉम्ब ऑफ सैंड। टॉम्ब ऑफ सैंड मतलब कि जो है हम कहते हैं ना किला या टीला जो बना देते हैं सैंड का, रेत का टीला, है ना। तो टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए गीतांजलि श्री को बुकर अवार्ड से सम्मानित किया गया था 2022 में। और नोबेल पुरस्कार की बात आई है तो मैंने आपको 4 दिन से अब तो आपको लोगों को रट ही गया होगा। तो ये जो है 1901 में जो है इसकी स्टार्ट हुई नोबेल प्राइजेस की। और किसके लिए? तो अल्फ्रेडो, एक अल्फ्रेडो नोबेल थे। कौन थे? अल्फ्रेडो नोबेल। इन्हीं के नाम पर जो है नोबेल पुरस्कार रखे गए थे। इन्होंने क्या किया था? तो इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। अल्फ्रेडो में भी डी, डायनामाइट में भी डी, रिलेट करके आप पढ़ सकते हो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैदिक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय धर्मेंद्र प्रधान द्वारा देश के दूसरे आदर्श वेद विद्यालय का किस शहर में उद्घाटन किया गया? आप लोग जानते हैं हमारी जो संस्कृति है
वैदिक संस्कृति, उसके लिए जो है अभी दूसरा विश्वविद्यालय जो खोला गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुरी में। पुरी जो कहाँ है, ये ओडिशा में है। तो यहीं पर जो है दूसरा आदर्श विद्यालय खोला गया है। किसके द्वारा, हमारे जो शिक्षा मंत्री कौन है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। आप लोग ऐसे रिलेट कर सकते हो, देखो जो स्कूल्स होते हैं उसमें प्रधानाचार्य होते हैं, है ना, तो शिक्षा में भी, तो शिक्षा के प्रधानमंत्री ये कौन हो गए अंडर, धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, तो पहला तो उड़ीसा के, जो दूसरा है उड़ीसा के पुरी में खोला है जहाँ जगन्नाथ भगवान जी का मंदिर है। और उज्जैन, उज्जैन यहाँ पर जो है अभी पहला वैदिक विद्यालय खोला गया था और अब दूसरा उड़ीसा के पुरी में खोला गया है। ये आप लोग देख सकते हो, राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय की पुरी में, उड़ीसा के पुरी में स्थापना की गई है 4 अक्टूबर को और इसका उद्घाटन किया गया है ना। और अगर अब बात आई है पुरी की, तो पुरी पुरी जो है ओडिशा में है। ठीक है, ओडिशा के जो प्रधान मुख्यमंत्री कौन है, तो ये नवीन पटनायक जी हैं, है ना। और नवीन पटनायक जी, उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। और अब जो है उड़ीसा में अभी हाल ही में एक योजना चली थी जिसे मो बस योजना के आप लोग नाम जानते होंगे, मो बस सेवा, जिससे जो है एक सम्मान भी प्रदान किया जा चुका है भारत सरकार द्वारा। तो ये मो बस सेवा उड़ीसा की ही है। और उड़ीसा से आप क्या रिलेट कर सकते हो, तो ये जो चिल्का झील है, खारे पानी की सबसे ये जो खारी झील है चिल्का झील, ये उड़ीसा में ही है। ठीक है, जिसे सबसे पहले यूनेस्को ने अपनी लिस्ट में शामिल किया था, चिल्का झील उड़ीसा में ही है। उज्जैन, तो उज्जैन ये कहाँ है, मध्य प्रदेश में। और अभी हाल ही में बस जस्ट 4 और या 5 दिन हुए हैं, तो उज्जैन के जो महाकालेश्वर मंदिर है ना उज्जैन का, तो यहाँ पर जो है महाकालेश्वर कॉरिडोर की स्थापना, ठीक है, ये किसने की, ये नरेंद्र मोदी जी द्वारा भी महाकालेश्वर कॉरिडोर का जो उद्घाटन हाल ही में किया गया। हरिद्वार, तो अभी हाल ही में जो अक्षांश जिले घोषित किए जा रहे थे ना, तो उनमें जो है अक्षांश जिले क्यों घोषित किए जा रहे थे, तो देखो जिन राज्यों पर या जिन शहरों पर जो हम ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, तो उन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अक्षांश जिले घोषित किए जा रहे थे। तो ये हरिद्वार इसमें फर्स्ट नंबर पर घोषित किया गया अक्षांश जिला। वाराणसी, तो अभी आप लोग जानते हैं यूपी के वाराणसी से असम के कहाँ तक, बोगीबिल तक। ठीक है, बनारस से और बोगीबिल तक, बी है ना, बी से बनारस भी बोल सकता है वाराणसी को, बी से बनारस और बी से बोगीबिल तक सबसे लंबी क्रूज सेवा की शुरुआत अभी हाल ही में की गई है। कहाँ से, यूपी के बनारस से और असम के बोगीबिल तक। वाराणसी यूपी का शहर है, यहाँ पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है वाराणसी जो है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की स्थापना की थी, उद्घाटन आप लोग सभी जानते ही हैं, है ना। तो ये जो अभी बना है ना, ये उज्जैन का महाकालेश्वर, ये जो है इससे भी बड़ा है, वाराणसी कॉरिडोर से भी बड़ा है उज्जैन का महाकालेश्वर कॉरिडोर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष कौन बने। अब ये इंडो अमेरिकन चैम्बर्स कौन है, तो चैम्बर्स यानी कि जो व्यापारिक गतिविधियां होती है ना, इनके लिए इंडो और अमेरिकन, इसके कॉमर्स आप लोग जानते हैं एक व्यापारिक गतिविधियों के लिए यूज किया जाता है वर्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर ललित भासीन। ये जो अभी हाल ही में ललित भासीन है, इन्हीं को इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो है अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इंडो अमेरिकन, ये भारत और व्यापार के बीच जो व्यापारिक गतिविधियां होती है ना, तो इनके जो भी कुछ मतलब कि समझौते या जो कठिनाइयां होती हैं, उन सबको सॉल्व करने के लिए इंडो अमेरिकन चैम्बर्स बनाया गया और इसके जो भी अध्यक्ष है डॉक्टर ललित भासीन को बना दिया गया है। ठीक है, और अदर ऑप्शन डिस्कस करें तो कल्याण चौबे आप लोग जानते हैं, जो भारत की जो फुटबॉल अकेडमी है ना, अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल अकेडमी ऑफ इंडिया, तो इसके जो है अध्यक्ष कौन बनाए गए, तो ये कल्याण चौबे, इन्होंने बाईचुंग भूटिया को हराया और अब ये अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल जो एजेंसी है भारत की, उसके अध्यक्ष बन गए हैं। और अभी हाल ही में आप लोग जानते ही है, जो ये फीफा है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल फेडरेशन, उसने जो है अभी थोड़े टाइम के लिए इसको, जो भारत की फुटबॉल जो टीम है ना, एजेंसी, इसको निष्कासित कर दिया गया था, बर्खास्त कर दिया गया था कुछ रीजन की वजह से, कि इसकी जो मतलब कि मानदंड होते हैं या जो इनकी जो नियम होते हैं, कुछ का उल्लंघन करने पर हमारी जो है भारतीय फुटबॉल एजेंसी को फीफा द्वारा थोड़े टाइम के लिए बैन किया गया था। अनिल चौहान, तो अनिल चौहान अभी हाल ही में आप लोग पता है हमारे दूसरे CDS बने हैं,
ठीक है, पहले कौन थे? पहले विपिन रावत थे, अभी दूसरे सीडीएस ये बन गए अनिल चौहान, ये भी जो है उत्तराखंड से ही बिलोंग करते हैं। एसएल थाउसेन, अभी हाल ही में एसएल थाउसेन को आरपीएफ, ठीक है, आरपीएफ जो आप लोगों ने सुना ही होगा, ये जो है रेलवे पुलिस फोर्स है ना, आरपीएफ, इसके जो अध्यक्ष ये एसएल थाउसेन बना दिए गए हैं। आरपीएफ की स्थापना 1939 में 1939 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डोपिंग परीक्षण में सकारात्मक पाए जाने के कारण किस भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी को वर्ष 2025 तक प्रतियोगिता से निलंबित कर दिया गया, यानी कि सस्पेंड कर दिया गया। एक जो डोपिंग टेस्ट होता है उसमें जो है ना ये पॉजिटिव पाए गए हैं। कौन? ये शिवपाल सिंह, ये भी एक भाला फेंक खिलाड़ी है। आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि अभी जो हाल ही में भाला फेंक से रिलेटेड नीरज चोपड़ा जी का ही जो है जिक्र होता है, लेकिन इनको नहीं, 2025 तक के लिए शिवपाल सिंह को जो है बैन कर दिया गया है भाला फेंक प्रतियोगिता के लिए, क्योंकि ये डोपिंग टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं। देखो ये है ये जो है जिनकी बात हो रही है शिवपाल सिंह, ये है वो, तो ये भी भाला फेंक के ही खिलाड़ी हैं, है ना। तो इन्हीं को जो है डोपिंग टेस्ट के जरिए भी निलंबित कर दिया गया है। और नीरज चोपड़ा के बारे में आप जानते ही हैं, जो सबसे पहले जो टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने हमें भारत को जो है गोल्ड दिलाया 2020 के, और इसीलिए जो है इन्होंने अच्छा प्रदर्शन के चलते 7 अगस्त को जो है नीरज चोपड़ा दिवस के रूप में सरकार ने मनाने की घोषित की। ठीक है, भाला फेंक दिवस के रूप में। शिवपाल सिंह का भी डिस्कशन कर चुके हैं। नीरज चोपड़ा से अभी हाल ही में जो अमेरिका में एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुए थे ना, ए से अमेरिका में, ए से एथलेटिक्स चैंपियनशिप रिलेट कर सकते हो, ए है ना, तो इसमें सिर्फ भारत की तरफ से एक ही मेडल जीता था, वो भी सिल्वर, वो भी नीरज चोपड़ा ने ही भाला फेंक में जीता था। और इसके चलते जो है एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत का 33वां यानी कि सबसे लास्ट स्थान रहा था। बजरंग पुनिया, ये जो है कुश्ती से रिलेटेड है। अभी हाल ही में जो है 2 बार वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियन, वो जो कुश्ती चैंपियनशिप हुई थी ना, इसमें 2 बार जो है कांस्य पदक जीतने वाले ये बजरंग पुनिया बन गए हैं। सुरेश रैना, तो अभी ये क्रिकेट से संबंधित है। इन्होंने अभी जो हाल ही में जो अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल क्रिकेट होता है ना, उसमें से संन्यास की घोषणा की। क्यों की? क्योंकि जो इस बार के जो आईपीएल हुए, तो उस किसी भी टीम ने जो है सुरेश रैना जी पर जो है बोली नहीं लगाई, उनको खरीदा नहीं। ठीक है, तो सुरेश रैना ने संन्यास की घोषणा भी हाल ही में की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में खादी उत्सव 2022 प्रदर्शनी का आयोजन किया गया? खादी उत्सव यानी कि खादी फेस्टिवल, इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। तो मुंबई में ही अभी जो खादी होती है, जो गांधी जी की अभी जयंती मनाई गई है, उससे रिलेटेड सभी राज्य कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। तो खादी मतलब कि जो चरखे में जो रिलेट होती थी ना, तो इसकी वजह से ही 2 से 31 अक्टूबर तक ये खादी फेस्टिवल मनाया जाएगा। और हमारे इंडिया के प्राइड के लिए, गांधी जी को समर्पित के लिए, तो देखो ये हमारे मोदी जी भी इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। तो यही जो फेस्टिवल है ये मुंबई में आयोजित किया गया, खादी फेस्टिवल। और अगर बात आई है मुंबई की, तो इसका अदर ऑप्शन डिस्कस करते हैं। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। और अगर पूछे कि भारत देश की आर्थिक राजधानी कौन सी है, तो ये भी मुंबई है। खादी उत्सव तो मनाया गया मुंबई में। अभी हाल ही में एक रंग उत्सव भी मनाया गया था। कब? ये दही हांडी उत्सव होता है ना जन्माष्टमी का, उसके तौर पर ये जो रंग महोत्सव यहाँ मनाया गया। और मुंबई में ही पहली जो है ना ये इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस, इलेक्ट्रिक, आप लोग जानते हैं डबल डेकर बस मुंबई में चलती है, लेकिन इलेक्ट्रिक पहली डबल डेकर बस, तो इसका उद्घाटन भी जो है अभी हमारे जो केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, इनके द्वारा जो है मुंबई में ही किया गया। ठीक है, मुंबई को और हैदराबाद को ट्री सिटी, मतलब सबसे ज्यादा ट्री लगाने वाले जो है शहरों की लिस्ट में शामिल किया गया। मुंबई को ट्री सिटी घोषित किया गया। चेन्नई, तो चेन्नई ये एक तमिलनाडु का शहर है, लोग सब जानते हैं, जहां पर अभी हाल ही में जो 44वें शतरंज ओलंपियाड हुए थे, जिसका उद्घाटन किसने? नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था। तो ये 44वां शतरंज ओलंपियाड ये चेन्नई में हुआ था, तमिलनाडु। ठीक है, और मुंबई के मुख्यमंत्री कौन है? मुंबई महाराष्ट्र में आती है, तो यहाँ के एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन, राजधानी इसकी चेन्नई है। ठीक है, और बैंगलोर, तो बैंगलोर कर्नाटका की राजधानी है, कर्नाटका के मुख्यमंत्री है ये जो है बसवराज बोम्मई। बैंगलोर से आप लोग ये रिलेट कर सकते हो, जो इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी स्थापना 1969 में हुई, ये बैंगलोर इसरो में ही इसका इसरो का मुख्यालय बैंगलोर कर्नाटका में ही है। और ये लखनऊ, तो लखनऊ नहीं, ये सॉरी लखनऊ है। लखनऊ उत्तर प्रदेश का एक शहर आप लोग जानते हैं। और अभी
उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ही पहले नाइट सफारी पार्क जो है लखनऊ में ही बनाया गया है ना। और लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिला एशिया कप T20, यानी कि जो एशिया कप T20 हो रहे हैं तो इसमें जो है वुमेन्स के लिए ये आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश जिसकी राजधानी जो है ढाका है, तो वुमेन्स एशिया कप बांग्लादेश 2022 में होंगे। ये वुमेन्स का जो है टूर्नामेंट होगा जो 1 से 16 अक्टूबर को बांग्लादेश में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, बात आई है एशियन कप्स की, तो जो अभी ये UAE है, सऊदी अरब अमीरात, ठीक है, जो एशियन कप्स हुए थे, यहाँ पर जो मेंस के एशियन कप्स हुए थे, इसमें जो है श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर एशियन जो खिताब है अपने नाम किया था। एशियन गेम मेंस के यही हुए थे। और अभी जो महिलाओं के जो T20 है वो श्रीलंका में होंगे। कंफ्यूज नहीं होना, जो सिर्फ एशियन गेम्स थे वो UAE में हुए, सऊदी अरब में। यहाँ पे श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर ये जीता। और अभी जो महिला का जो एशिया कप T20 है ये बांग्लादेश में होगा। और मेंस का जो एशिया कप T20 है ये कहाँ होगा, ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में। तो देखो T20 में भी T, ऑस्ट्रेलिया में भी T, सिमिलर साउंड रिलेट कर सकते हो। मेंस का एशिया T20 ऑस्ट्रेलिया में होगा, वुमेन्स का बांग्लादेश में होगा। ठीक है, और श्रीलंका, तो श्रीलंका ने अभी हाल ही में क्या होस्ट किया, लोग सब जानते हैं, साफ ट्रॉफी जो होती है ना, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। ठीक है, ये भी फुटबॉल फेडरेशन की एक ट्रॉफी है। तो इसको भी जो है ना अभी श्रीलंका ने ही होस्ट किया। देखो एस से ही साफ ट्रॉफी और एस से ही आप लोग क्या लिखते हो, श्रीलंका, एस यानी कि एस से एस को मिलाना है। श्रीलंका ने साफ ट्रॉफी का आयोजन अभी हाल ही में किया था, जिसमें भारत ही जीता था। किसको हराकर, नेपाल को हराकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शहर में 15वां अंतर्राष्ट्रीय सूफी रंग महोत्सव मनाया जाएगा। आप लोग जानते हैं, क्वेश्चन से ही जो है लैंग्वेज पता चल जाती है। सूफी ये कहाँ होते थे, सूफी संत, तो अजमेर में ही ज्यादातर, यानी कि राजस्थान में, क्योंकि अजमेर जो है सूफी संतों की एक बहुत बड़ी दरगाह है ना। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो होते हैं ना, जिन्होंने चिश्ती संप्रदाय की जो नींव रखी थी, तो उन्हीं के चलते जो अंतर्राष्ट्रीय सूफी रंग महोत्सव 2022 का आयोजन ये कहाँ किया गया, ये अजमेर जो राजस्थान में वहां पर किया गया। और इसमें न केवल सूफी कलाकार जबकि सुलेखक बल्कि लेखक, वरिष्ठ पत्रकार, जाने माने फिल्म निर्माता और महान संगीतकार भी शामिल हुए थे। ठीक है, तो मतलब ये जो सूफी रंग महोत्सव हुआ, ये देख सकते हैं आप, अजमेर एक बहुत बड़ी दरगाह है, तो यहीं पर जो है इसका आयोजन किया गया था। अजमेर की बात आई है तो इसके अदर ऑप्शन हम डिस्कस करेंगे। अजमेर की कहाँ पर है, ये राजस्थान में है। ठीक है, अजमेर, और जो राजस्थान का हृदय यानी कि हार्ट ऑफ राजस्थान, ये किसे कहोगे, तो अजमेर को ही कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। अजमेर की जो स्थापना है ये की थी अजय पाल ने। तो देखो आ से ही अजमेर और आ से ही अजय पाल, इजी है रिलेट करना। आ से अजमेर और आ से अजय पाल द्वारा की गई थी। कब की गई थी, तो ये जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो है हुआ था तब। और देखो यहाँ पर अजमेर में ही ना, जब इस दरगाह से आप थोड़ा सा आगे जाओगे तो यहाँ पर 2.5 दिन का झोपड़ा भी है, जिसका निर्माण कब किया गया, 1192 में, जब तराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान कर जो है दिल्ली को अपनाया, हथियाया था। उस समय जो है ये यहाँ पर अजमेर में ही 2.5 दिन का झोपड़े का जो निर्माण है ये मोहम्मद गौरी ने के आदेश पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। आदेश किसका था, मोहम्मद गौरी का। बनवाया किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक के, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया मोहम्मद गौरी के कहने पर 1192 में। ये 2.5 दिन का झोपड़ा एग्जाम में पूछा जा चुका है, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है, इसीलिए आपको कवर करा रही हूँ। अगर अब अदर ऑप्शन डिस्कस करें, दिल्ली, तो दिल्ली की राजधानी, दिल्ली हमारी देश की राजधानी है ना। और दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है, तो ये केजरीवाल जी हैं। और अजमेर राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है, ये अशोक सिंह गहलोत हैं। ठीक है, और दिल्ली जो है एक इंडेक्स जारी हुआ था जिसमें विश्व में, पूरे विश्व में सबसे जो पोल्यूटेड है शहर, जो राजधानियां है वो दिल्ली है। इसलिए दिल्ली जो है प्रदूषण से रिलेटेड कई काम कर रहा है।
और प्रदूषण से रिलेटेड इसने 10 लाख वृक्षारोपण की नीतियां अपनाई, ठीक है, 10 लाख पेड़ लगाने के इसने टारगेट रखा। और हरियाली उत्सव दिल्ली में ही मनाया गया, किस लिए? पोल्यूशन को कम करने के लिए, है ना। और दिल्ली में आप क्या रिलेट कर सकते हो? दिल्ली में जो है पोल्यूशन को रोकने के लिए 10 लाख पेड़ों की नीति, हरियाली उत्सव, और अभी हाल ही में एक सांकेतिक भाषा दिवस ये भी दिल्ली में मनाया गया। और ये जो है एक जो है पुलिस का जो है एक पुलिस सम्मेलन हुआ था, मेंस का पुलिस सम्मेलन, ये भी दिल्ली में आयोजित किया गया था। और हर बार आपने सुना ही होगा पुस्तक मेला, है ना, किताबों का जो मेला लगता है, बुक्स की जो एग्जीबिशन लगता है, तो ये हर बार दिल्ली के प्रगति मैदान में ही लगता है। और इस बार का भी 2023 में जो पुस्तक मेला का आयोजन किया जाएगा, ये दिल्ली में प्रगति मैदान में ही किया जाएगा। कब? फरवरी में, नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा। गांधीनगर, तो ये गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, जहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? ये भूपेंद्र पटेल है। और जो गांधीनगर है, यहाँ पर मोदी जी ने डिजिटल वीक मनाया। और डेफ एक्सपो, एक सभा हुई थी डेफ एक्सपो की, तो ये भी यहीं पर डी है ना, डेफ एक्सपो डिजिटल वीक, ये गांधीनगर में ही मनाए गए। अहमदाबाद, जो साबरमती नदी के किनारे बसा है अहमदाबाद, गुजरात में ही है ना। तो अहमदाबाद में भी क्या रिलेट कर सकते हो? अभी हाल ही में जो अटल बिहारी वाजपेयी की जो एक मूर्ति है, और सॉरी ब्रिज का निर्माण जो है, उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने अहमदाबाद में ही किया था। देखो, ए से अटल बिहारी वाजपेयी और ए से ही अहमदाबाद, ठीक है, रिलेट कर सकते हो। तो अभी अटल बिहारी वाजपेयी का नाम पर एक ब्रिज बनाया गया अहमदाबाद में, नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये थे आज के आपके कुछ डेली के करंट अफेयर्स, ठीक है। और अब हम डिस्कस करेंगे कुछ 10 इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस को, और ये भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है, जो भी आप वनडे एग्जाम देते हो, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, उन सब के लिए, यूपीएसएससी, पैट, दिल्ली पुलिस, इनके लिए ही है ये सारे करंट अफेयर्स। और अब जो इम्पोर्टेंट जीके है वो भी ऑल एग्जाम्स के लिए है। फर्स्ट क्वेश्चन है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान अधिनियमित किया गया था, उसके मेंबर कौन थे? अब इस क्वेश्चंस को आप ढंग से समझना कि मतलब हमारा जो है संविधान सभा बननी थी, है ना, लेकिन संविधान सभा बनाएगा कौन? तो उसके लिए भी सदस्य चुनने थे। तो इसके लिए तो पहले तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य, यानी कि ऑप्शन ए, इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ठीक है। अब इसमें ये देखने की बात है कि इसमें टोटल जो है ना 389 सदस्य थे। कितने? 389 सदस्यों का चुनाव होना था, जिसमें से जो है ये 296 ये किससे थे? तो ये प्रांतों यानी राज्यों से चुने जाने थे। और प्लस इसमें 4 ये कौन थे? ये कमर्शियल सिस्टम जो होता है उसमें से चुने जाने थे। और प्लस जो 93 सदस्य थे, जो देसी रियासतें थी ना जिनको भारत में विलय किया गया था, उसमें से, तो इन तीनों को टोटल मिला के ही 389 सदस्य का चुनाव होना था। लेकिन जो जब है भारत सरकार ने, अंग्रेजों ने ये कहा था कि आप ये रियासतों को कहा था कि आप जो है डायरेक्ट यहाँ पर शामिल हो जाओ भारत में, उसके लिए कहा गया था। तो इसीलिए देसी रियासतों का ये सदस्यों का चुनाव नहीं हुआ था। चुनाव किसमें हुआ था? सिर्फ ये जो 296 और ये 4 सदस्य थे, सिर्फ इन्हीं लोगों को जो है चुनाव देने का हिस्सा दिया गया था। टोटल 389 चुने गए थे, लेकिन देसी रियासतों को ये हक नहीं दिया गया, उन्हें कहा गया कि आप डायरेक्ट शामिल हो जाओ। तो बस 296 जो राज्यों के सदस्य थे प्लस 4 जो कमर्शियल सिस्टम के सदस्य थे, इन्होंने ही जो है चुनाव में पार्टिसिपेट किया था। तो इसका ये समझने वाली बात है। और ये जो है इसका ये तो पता चल गया कितने सदस्य, लेकिन कौन सी प्रणाली से इसका चुनाव किया? तो अप्रत्यक्ष जो चुनाव प्रणाली होती है, इसके जरिए ही जो है संविधान सभा के मेंबर्स का चुनाव हुआ। एग्जाम में पूछा जा चुका है कौन सी प्रणाली, तो ये अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के द्वारा चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की किस धारा के तहत कोई भी व्यक्ति मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट में उठा सकता है? आप लोग जानते ही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32। हमारे टोटल 6 अनुच्छेद हैं, है ना। तो अनुच्छेद 32 में ये कहा गया है कि अगर हमारे किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है, इसे क्या कहते हैं? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इस अनुच्छेद को। तो इसके जरिए हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। और मौलिक अधिकार कहाँ पे हैं? तो ये हमारे जो
अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक ये हमारे मौलिक अधिकार हैं। और भाग कौन सा है? भाग तीसरा। भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक हमारे जो है मौलिक अधिकार है, जिसमें से 32वां है, जब हमारे अधिकारों का उल्लंघन होगा हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद इसके 32 के तहत, लेकिन हाई कोर्ट में जाना हो तो क्या है? तो अनुच्छेद 226 के तहत हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर हम लोग जो है हाई कोर्ट में जा सकते हैं। 226 अनुच्छेद 226 के तहत हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है। अदर ऑप्शन अगर डिस्कस करें, अनुच्छेद 263, तो ये जो भारत की जो परिषद होती है ना, तो केंद्रीय परिषद, तो परिषद से रिलेटेड जो है 263। अब देखो परिषद और 63 है ना, सिमिलर साउंड, शत और सठ है ना, 63 और परिषद ऐसे रिलेट कर सकते हो। 312 तो अखिल भारतीय सेवाएं की जो शुरुआत हुई थी, आप लोग सभी जानते हैं अखिल भारतीय सेवाएं, तो इनकी जो शुरुआत हुई अनुच्छेद 312 में इनका प्रावधान है। धारा जो है अनुच्छेद 39, तो आप लोग सभी जानते हो ये जो अनुच्छेद 39 है, इसमें जो है फ्री कानूनी सेवा, यानी कि कोई जो है अपनी जो है जब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो उनके पास इतना फीस अफोर्ड करने के लिए वकीलों को नहीं होती, तो इसलिए फ्री मुफ्त जो कानूनी सेवा है ना, फ्री लॉ सेवा यानी कि मुफ्त कानूनी सेवा, मुफ्त वकील करने का जो अनुच्छेद प्रावधान है वो अनुच्छेद 39 के तहत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब अदालत को पता चलता है कि एक सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी दायित्वों का पालन नहीं कर रहा और इस तरह कोई भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, स्नेह नहीं हनन हो रहा है, तो इसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट है ये कौन सी रिट जारी करता है, मतलब क्या करता है, इस क्वेश्चन का मतलब है। आप लोग सभी जानते हैं जब हमारे जो है सुप्रीम कोर्ट जो है वो 5 तरह की रिट जारी करता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट 5 तरह की रिट जारी करता है, जिसमें से अगर उसको लगता है कि कोई व्यक्ति अपने जो दायित्व है उनका पालन नहीं कर रहा, जिससे किसी का मौलिक अधिकार हनन हो रहा है, तो वो मैंडेट यानी कि परमादेश जारी कर देता है। कौन सा आदेश? मैंडेट, परमादेश जारी कर देता है वो। ठीक है, ये पेन हैंग हो रहा है, एक सेकेंड। परमादेश जारी कर दिया जाता है हाई कोर्ट के द्वारा अगर कोई व्यक्ति अपने पद का सही से काम नहीं करता। ठीक है, और एंटाइटलमेंट और क्वारी, इसका मतलब क्या है? अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा मतलब कि हाँ, जब हम ये पूछते हैं कि कोई व्यक्ति जो है अपने पद का जो है गलत यूज कर रहा है, जैसे कि अब हम ये पूछ लेते हैं कि तुमने किस अधिकार से जो है इस नियम को पारित किया, या फिर ये तो तुम्हारे अंदर अथॉरिटी है ही नहीं, तो मतलब कि किस अधिकार से तुमने ये काम किया, उसके लिए जो रिट जारी करता है वो एंटाइटलमेंट क्वेरी यानी कि अधिकार परीक्षा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? आप लोग सब जानते हैं नीति निर्देशक तत्व ये किस में है, तो ये 36 से लेकर 51 तक, अनुच्छेद 36 से 51 तक और भाग 4 में हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं। तो ये क्यों शामिल किए गए थे? आप लोग जानते हैं कल्याणकारी राज्य बनाना तो इनका उद्देश्य था ही, लेकिन अगर इन ऑप्शंस में देखा जाए तो ऑप्शन ए सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए, मतलब सामाजिक तौर पर भी देश का विकास होना चाहिए और आर्थिक तौर पर ही, तभी एक कल्याणकारी राज्य बनता है। इसीलिए नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने का उद्देश्य यही था। अनुच्छेद 36 से 51 में इनका वर्णन है और भाग 4 में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये समेत नीति निर्देशक तत्वों को आप डीपीएसपी के नाम से भी जानते हो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिस्तौल और बम क्रांति नहीं लाते, लेकिन क्रांति की तलवार विचारों के गौरव पर तेज होती है और यही वह चीज थी जिसे हम व्यक्त करना चाहते थे। यह वाक्य किस स्वतंत्रता सेनानी का है? और इसका मतलब क्या है कि किसी ने ये कहा कि पिस्तौल और बम क्रांति नहीं लाते हैं, ठीक है, और ना ही जो है इनकलाब लाते हैं। क्रांति मतलब इनकलाब, आप लोगों ने सुना होगा इनकलाब जिंदाबाद का नारा, तो ये वही है। और लेकिन जो है क्रांति की तलवार विचारों के गौरव पर होती है, तो ये कहा था भगत सिंह जी ने। ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा इन्होंने ही दिया था, है ना। तो भगत सिंह का ही ये वाक्य है कि पिस्तौल और बम जो है क्रांति या फिर जो है इनकलाब नहीं लाते, और ये तो है एक विचारों पर होती है, विचारों पे हमें जो है अपनी क्रांति लानी चाहिए, तो ये भगत सिंह जी ने कहा गया था, है ना। और गांधी जी का नारा था
करो या मरो, जब 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, यानी कि अंग्रेजी सरकार ने बहुत जो है जुल्म ढा दिए थे, उसके बाद गांधी जी ने कहा अब तो करो या मरो, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के तहत कहा गया था। बाल गंगाधर तिलक, तो ये भी जो है हमारे जो ये हिंदू धर्म स्थापित करने के लिए इन्होंने कहा था। इनको जो है कट्टरवादी नेता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये चाहते थे कि जो देश है यहाँ पे हिंदू पुनरुत्थान यानी हिंदू समाज का स्थापना हो, है ना। और 1916 में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल लीग भी लागू किया था। सुभाष चंद्र बोस, तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा किसका था? सुभाष चंद्र बोस का। सुभाष चंद्र बोस ने ही जो है हाल इनको गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की? यानी कि एक जो सोसाइटी थी शारदा सदन, ये किसके लिए था? तो जो महिलाएं विधवाएं थी, विडोज थी, उनके लिए खोला गया। किसने? पंडिता रमाबाई ने ये सदन खोला था, शारदा सदन पंडिता रमाबाई के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान राजशाही का क्या अर्थ है या संवैधानिक राजसी का क्या अर्थ है? तो देखो इसका राइट आंसर तो हो जाएगा संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसार राजा द्वारा शक्तियों का प्रयोग करना, यानी एक्सरसाइज ऑफ पावर्स बाय द किंग अकॉर्डिंग टू द पावर कन्फर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि संवैधानिक राजशाही का मतलब एक ये होता है कि जो संविधान ने हमें शक्तियां दी है, राजा या भी कोई प्रधानमंत्री सिर्फ उसी के द्वारा अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा, ठीक है। राजशाही तो आप लोगों को मतलब है, राजशाही का तो दूसरा मतलब हो जाता है ना। तो राजशाही का तो एक मतलब हो जाता है कि मतलब जैसे तानाशाही, सिर्फ राजा का ही शासन हो, है ना। तो वो राजशाही नहीं, इसमें वर्ड जो है संवैधानिक राजशाही। तो ये तभी होगा जब संविधान में जो हमारे नियमों का पालन करके ही एक राजा या प्रधानमंत्री जो है किसी राज्य में अपनी शक्तियों का उपयोग करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय अधिनियम 1935। आपको लोग जानते ही है, अगर पूछा जाए कि अभी तक के जितने भी जो अनुच्छेद बने थे या अधिनियम थे उसमें सबसे प्रभावशाली अधिनियम कौन सा था? तो 1935 का ही था। इसके जरिए कई जो है चीजें लाई गई, है ना। प्रांतों को स्वायत्तता मतलब एक अपना दर्जा दिया गया। ये किसने दिया? भारतीय सरकार, अधिनियम 1935। और अनुच्छेद 1935 में ये कहा गया था कि भारत की एक संविधान सभा होगी, संविधान होगा भारत का एक, ये भी अनुच्छेद 1935 में ही कहा गया था। अधिनियम यानी कि एक्ट 1909, तो मार्लो मिंटो एक्ट आप सभी को पता होगा, तो आप ये याद रखो। मार्लो मिंटो थे ना, इन्होंने जो है द्विसदनात्मक जो है ये सब जो है कहा था, द्विसदनात्मक जो है संरचना होनी चाहिए। मतलब इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को जो है प्रभावित करने की कोशिश की थी, नेगेटिव सेंस में इन्होंने काम किए थे हिंदू मुस्लिम एकता को प्रभावित करने का, ठीक है। अनुच्छेद 1765 आप लोग सभी जानते हैं, पहले 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव जो थे, इनके काल में ही बंगाल में 1765 में द्वैध शासन लगा दिया गया था। रोलेट एक्ट 1919 में हुआ था, चेम्सफोर्ड एक्ट 1919 में हुआ था, ठीक है। रोलेट एक्ट जिसके जरिए जो प्रेस की कुछ फ्रीडम जो है थोड़ी समाप्त कर दी गई थी, तो उसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थित हिमालय की सबसे बड़ी चोटी कौन सी है? आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, एग्जाम में बहुत बार ये मैनी टाइम्स क्वेश्चन आता है, हर बार घुमा फिरा के दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर तो पहले तो हो जाएगा ये, भारत में स्थित हिमालय की सबसे बड़ी चोटी कौन सी है? तो ये है कंचनजंगा। आप लोग फर्क समझो, अगर सिर्फ ये पूछा जाए कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये तो माउंट एवरेस्ट है। तो ये कहाँ है? नेपाल में, क्योंकि आप लोग पता है नेपाल तक हिमालय पर्वत जो है फैला हुआ है ना। तो माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। हिमालय की सबसे बड़ी चोटी पूछे तो माउंट एवरेस्ट, लेकिन भारत में स्थित हिमालय की सबसे चोटी जो है बड़ी, वो कंचनजंगा है। और अगर ये पूछा जाए कि सिर्फ भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है ना, 3 टाइप्स का क्वेश्चन हो गया है। तो ये केटू गॉडविन है। ये किस में आती है? जो कराकोरम रेंज है ना, हमारी कराकोरम दर्रा, केटू गॉडविन ऑस्टिन 2, ये इसकी जो है कराकोरम दर्रे की सबसे ऊंची चोटी। और ये कहाँ आता है? तो ये ट्रांस हिमालयन क्षेत्र है। ट्रांस हिमालयन यानी कि हिमालय के पार, यानी कि हिमालय से भी पहले। तो ये कराकोरम दर्रा ट्रांस हिमालयन क्षेत्र में आता है।
भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गॉडविन ऑस्टिन 2, सिर्फ हिमालय की सबसे बड़ी ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, और भारत में स्थित हिमालय की सबसे बड़ी चोटी तो ये कंचनजंगा हो जाएगी। ठीक है, 3 क्वेश्चंस आते हैं 3 टाइप्स के। अरावली, तो ये जो है राजस्थान में अरावली पर्वतमाला है ना, आप लोगों ने सुना ही होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था और ये थे आपके कुछ डेली के करंट अफेयर्स और जीके स्टैटिक के क्वेश्चंस। आई होप मैं आप सबको जो है अच्छे से डिस्क्राइब कर पाई हूँ और हर क्वेश्चंस में मैंने अपने अदर फैक्ट्स भी या फिर जितने भी जीके बन सकते हैं उन सबको जो है कवर किया है और ये सब ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक करें और ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों तक शेयर करें ताकि दूर दराज के लोगों तक भी जो है पहुंच पाए वीडियो। और कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू वेरी मच। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे राधे।